हेलो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास एवं हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। तो हिंदी में कहानी का सूत्रपात पश्चिम की देन माना जाता है, क्योंकि मध्य युग में हमारे भक्ति और श्रृंगारिक साहित्य में काव्य की प्रधानता रही है। आधुनिक काल प्रेमचंद कहानी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी कहानी को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। एक प्रेमचंद पूर्व काल जो 1870 से 1915 तक है, दूसरा प्रेमचंद युग 1915 से 1935 तक, और उसके बाद है प्रेमचंदोत्तर युग 1935 से 1960 तक। तो कहानी प्रभावशाली तभी होगी जब कि उनमें किसी मानवीय संवेदना को उभारा गया हो, और अनुभूति की तीव्रता से ही कहानी में प्राणवता का समावेश होता है। तो उसमें किसी न किसी सत्य की प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो कहानी की रोचकता और पात्रों का यथार्थ चित्रण अपेक्षित है। 4-5 पात्रों को लेकर के उसमें जीवन के किसी महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर किया जाता है। घटनाओं के घात प्रतिघात अथवा छोटे छोटे मार्मिक सूक्तिपरक वाक्यों से विशिष्ट संवादों से कहानी में गति उत्पन्न कर देते हैं। अतः कहानी के शरीर का निर्माण, आकार की लघुता और संवेदना की एकता, आकर्षण क्षमता, रोचकता एवं गतिशीलता से संपन्न होता है। अब कहानी का उद्भव कैसे हुआ? तो आधुनिक काल में उपन्यास की तरह हमारी कहानी भी अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होकर के अवतरित हुई थी। कुछ आलोचकों का कहना है कि हिंदी कहानी सीधे अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित न होकर के बंगला के माध्यम से हिंदी में अवतरित हुई है। जो भी हो, 19वीं शती के उत्तरार्ध में हिंदी कहानी का उद्भव हुआ होगा। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद मील के पत्थर साबित हुए। तो अब हम देखते हैं प्रेमचंद का जो प्रथम चरण जो है हिंदी कहानी का, प्रेमचंद पूर्व काल, जो कि सन 1870 से 1915 तक है। तो यह युग अनुवादों का युग था। प्रारंभ में कुछ बंगला कहानियों का हिंदी अनुवाद मिलता है। कुछ आलोचकों ने इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी माना है। कुछ ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, उसको भी प्रारंभिक कहानियों में स्वीकार किया है। इसके साथ साथ बंगाली और अंग्रेजी भाषा की अनेक कहानियों के हिंदी अनुवाद जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। प्रथम चरण में भारतेंदु के आगमन के साथ ही कथा साहित्य का समुचित विकास प्रारंभ हुआ। जैसे स्वयं भारतेंदु रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न हास्य रस प्रदान कहानी के रूप में देखी जा सकती है। भारतेंदु युग के अनेक लेखकों ने कहानियाँ लिखी, जिनमें उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, इस पर शेक्सपियर की कहानी टेम्प्स्ट का प्रभाव है। और गुलबहार, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, गिरजा दत्त वाजपेयी, पंडित और पंडितानी, बंग महिला, दुलाई वाला, वृंदावन लाल वर्मा, राखी बंद भाई, मैथिली शरण गुप्त की नकली किला, 99 का फेर आदि लोकप्रिय है। तो ये सभी कहानियाँ कहानी कला की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि यह प्रयोग का काल था। तो उसमें अनुवादों और अनुकरण की प्रधानता रही है। वैसे बंग महिला की दुलाई वाला कहानी को प्रथम मौलिक कहानी सिद्ध किया गया है। तो इस काल की कहानियों में रोमांचक घटनाओं का चित्रण अधिक मिलता है और पात्रों के चरितांकन एवं मार्मिकता की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। तो भाषा शैली भी परिष्कृत नहीं थी। द्वितीय चरण जो है वो है प्रेमचंद युग का, तो 1915 से 1935 तक। इस काल में हिंदी कहानी ने एक नई करवट ली। प्रसाद और प्रेमचंद के आगमन से कहानी में विषय की व्यापकता, गंभीरता, कलात्मकता एवं शैली विधान की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ता आ गई थी। इस युग में अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, रूसी साहित्य का हिंदी के कहानीकारों का प्रभाव भी पड़ा था। प्रसाद जी ने दर्जनों कहानियाँ लिखी। इनके 5 कहानी संग्रहों में संकलित है, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनकी प्रथम प्रकाशित कहानी ग्राम मानी जाती है, जो इंदुमती नामक पत्रिका में 1910 में छपी थी। प्रसाद के साथ साथ प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी जगत की क्रांतिकारी घटना है। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे, उसके बाद उन्होंने हिंदी में पहली कहानी पंच परमेश्वर लिखी, जिसको हमने सबने बचपन में पढ़ा है।
तब से लेकर मृत्यु पर्यंत लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात और कफन आदि हैं। तो इनकी कहानियाँ घटना प्रधान ही नहीं थी, अपितु चरित्र प्रधान और मनोवैज्ञानिक ढंग की थी। सुबोध शैली तथा मुहावरेद्वार भाषा ने इन्हें जन जन में लोकप्रिय बना दिया था। प्रेमचंद युग के अन्य सफल कहानीकारों में हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था। गुलेरी जी इस अंतिम कहानी के बल पर ही विश्व प्रसिद्ध कहानीकार हुए। इस युग में सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, बेचैन शर्मा उग्र और विनोद शंकर व्यास भी लोकप्रिय कहानीकार हुए। इन कहानियों में राष्ट्रीय भावना व दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति के दर्शन होते हैं। साथ ही नारी पात्रों की संवेदना और उनके त्याग का कलात्मक चित्रण मिलता है। इस युग में यथार्थवादी कहानियाँ अधिक लिखी गई है, जिसके कारण कुछ कहानीकारों पर अश्लीलता का आरोप भी लगाया जाता है। उग्र व चतुरसेन शास्त्री इसी श्रेणी के कहानीकार माने जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग 1935 से 1960 तक। तो इस युग में मनोवैज्ञानिक कहानियाँ अधिक लिखी गई। इस युग में जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। जैनेन्द्र की कहानी अपना अपना भाग्य, पत्नी, मास्टर जी, एक रात आदि उल्लेखनीय है। अज्ञेय की विपदगा, कोठरी की बात, परंपरा, जयदोल कहानी संग्रह उल्लेखनीय है। इसी तरह इलाचंद्र जोशी के दीपावली और होली, रोमांटिक छाया, खंडहर की आत्मा संग्रह लोकप्रिय हुए। इनकी कहानियों पर फ्रायड का प्रभाव है, इसलिए उसमें कुंठा, निराशा अधिक चित्रण हुआ है। तो इनके पात्र अति यथार्थवादी हैं, जो चोर, जुआरी, लंपट भी हैं। इस युग में भगवती चरण वर्मा और यशपाल की कहानियों को भुलाया नहीं जा सकता। वर्मा जी के कहानी संग्रह हैं इंस्टॉलमेंट, दो बांके, खिलते फूल। यशपाल के कहानी संग्रह है अभिशप्त पिंजरों की उड़ान, तर्क का तूफान, फूलों का कर्ता, धर्मयुद्ध आदि। इन दोनों कहानीकारों ने आधुनिक युग की कृत्रिमता तथा शान शौकत तथा पाखंड पर करारा व्यंग्य किया है। इनकी कहानियाँ मार्क्सवादी दर्शन और यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। स्वाधीनता के पश्चात की घटनाओं को लेकर के अनेक कहानियाँ रची गई, जिनमें हिंदू मुस्लिम दंगों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, युद्ध विभीषिका, नेताओं की सत्ता लोलुपता जैसे सैकड़ों विषयों पर सैकड़ों रचनाकारों ने कहानियाँ रची। इस तरह प्रेमचंदोत्तर युग का फैलाव 6 दशक तक देखा जा सकता है। अब प्रेमचंद के आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद ने अपना स्थान बना लिया है। तो वैसे ही यथार्थ, भाषा, बिंब और प्रतीक भी काम में लिए गए हैं। अब हम देखते हैं आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। तो आलोचना शब्द लुच्च धातु के साथ आ प्रत्यय जोड़ने पर बना है, जिसका अर्थ है किसी कृति को भली भांति देखना। जैसे हम आचार्य श्याम सुंदर दास की ये परिभाषा देख सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना ही आलोचना कहलाती है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। और इसमें हम डॉक्टर नगेंद्र की भी व्याख्या देख सकते हैं, इन्हीं परिभाषा देख सकते हैं कि आलोचना की आत्मा कलामय है, किंतु उसके शरीर रचना वैज्ञानिक है। आलोचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आलोचना के स्वरूप का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि ये साहित्य में उतनी ही जरूरी है जितनी मौलिक कृतियों का सृजन, क्योंकि आलोचना भी एक प्रकार के साहित्य सृजन का ही अंग है। क्योंकि एक गंभीर आलोचना से युग के रचनाकारों को दिशा निर्देश भी मिलता है। इसके लिए आलोचकों में कुछ गुण होने आवश्यक हैं। जैसे आलोचक सर्वप्रथम निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह और दुराग्रह की भावना उसमें नहीं होनी चाहिए, और आलोचक को अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। जिस बात को वह कहना चाहता है उसे स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता भी हो उसमें। आलोचक जो होता है सदैव निर्भीक और साहसी हो, बिना किसी झिझक के बात कहने की क्षमता रखता हो, तभी वह कृति का सही मूल्यांकन कर सकेगा। वह सहृदय तथा भावुक हो, उसमें कृति और कृतिकार के साथ तादात्म्य स्थापित करने की क्षमता हो, उसे विविध विषयों का ज्ञान हो, वह मौलिक, सृजनशील और प्रतिभा का धनी हो, और उसमें पूर्व समीक्षा सिद्धांतों का ज्ञान हो, और उसे अपने मापदंडों का भी ध्यान होना आवश्यक है।
तो इस प्रकार आलोचना के दो भेद भी हैं, दो प्रकार की आलोचना होती है, जैसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक। सैद्धांतिक आलोचना क्या होती है कि उसमें संस्कृत साहित्य में आज से 2000 वर्ष पूर्व सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात हो चुका था, जिसे काव्यशास्त्र या नाट्यशास्त्र कहा जाता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो इसमें काव्य के मूल स्वरूप और रस सिद्धांत की स्थापना की गई है। इसके पश्चात संस्कृत काव्यशास्त्र में रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि तथा औचित्य आदि अनेक काव्य संबंधी संप्रदायों की प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो संप्रदाय विशेष की स्थापना लक्ष्य ग्रंथों पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी है व्यावहारिक समीक्षा। तो इसके अंतर्गत किसी साहित्यिक कृति के भाव पक्ष और कला पक्ष का व्यापक विश्लेषण किया जाता है। तो इसके भी तीन भेद है, जैसे प्रभावात्मक, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक आलोचना। जैसे शास्त्रीय आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, मार्क्सवादी, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक आलोचना। तो हिंदी साहित्य में व्यावहारिक आलोचना व्यापक रूप से मिलती है। विशेषकर आधुनिक काल में संस्कृत की काव्यशास्त्रीय परंपरा को सैद्धांतिक समीक्षा के रूप में पुनर्जीवित किया गया और व्यावहारिक समीक्षा पर भी बल दिया गया है। अब है हिंदी साहित्य हिंदी आलोचना का विकास। तो इसके भी 5 चरण हैं, मध्यकाल, आधुनिक काल, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर शुक्लोत्तर समीक्षा और नई समीक्षा। तो मध्यकाल में सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथों का उद्देश्य सिद्धांत विवेचित न होकर के भक्ति श्रृंगार और काव्य रचना के प्रकारों का उल्लेख करना था। जैसे सूरदास की साहित्य लहरी और नंददास की रसमंजरी का लक्ष्य नए का भेद समझाना ही नहीं था, बल्कि अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण करना भी था। तो उसी प्रकार अकबर के दरबारी कवि भूपति रहीम और करण सेन भी नए का भेद और अलंकार निरूपण का कार्य ही किया था, पर उसका उद्देश्य भी रसिकता का पोषण करना ही था। नाभादास ने अपने भक्तमाला से सूक्तियों के रूप में अपने समीक्षात्मक कथन कहे। रीतिकाल में संस्कृत की आचार्य परंपरा का अनुकरण करते हुए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का निर्माण किया गया था। ऐसे आचार्यों में केशवदास, चिंतामणि, भूषण, देव, सेनापति, मतीराम आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय। तो आचार्य केशव ने सर्वप्रथम कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन किया। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु से माना जाता है। तो उस समय प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं से आलोचना का सूत्रपात हुआ। भारतेंदु का नाटक नामक ग्रंथ सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ माना जाता है। भारतेंदु के अतिरिक्त बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन तथा बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु के कार्य को आगे बढ़ाया। द्विवेदी युग में अन्य समीक्षाकारों में पद्मूलाल, पुन्नालाल बख्शी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा बाबू श्याम सुंदर दास के नाम उल्लेखनीय है। फिर है आचार्य शुक्ल और हिंदी समीक्षा। तो हिंदी आलोचना जगत में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इनके पूर्व जितनी भी समीक्षाएं मिलती है उसमें व्यक्तिक, पूर्वाग्रह और एकांक की आलोचना के दर्शन होते हैं, किंतु शुक्ल जी ने सैद्धांतिक समीक्षा के साथ साथ व्यावहारिक समीक्षा के मानदंड निर्धारित किए। उन्होंने रस सिद्धांत को एक नया रूप प्रदान किया, काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का समन्वय किया। उन्होंने चिंतामणि में जहाँ समीक्षा के सैद्धांतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है, वहीं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी ग्रंथावली की भूमिका जैसे लेखों में रसवादी व्यावहारिक समीक्षा लिख करके आलोचना शास्त्र को एक नया रूप दिया है। फिर है शुक्लोत्तर समीक्षा। आचार्य शुक्ल के समीक्षा सिद्धांतों से प्रेरित द्विवेदी जी ने सांस्कृतिक एवं मानवतावादी आलोचना पद्धति को विकसित किया। उन्होंने कबीर और प्रेमचंद पर एक नई दृष्टि प्रदान की। डॉक्टर नगेंद्र ने वैज्ञानिक समीक्षा को आगे बढ़ाया, जैसे उन्होंने छायावाद और प्रयोगवाद की मीमांसा करते हुए व्यापक वातावरण तथा युग चेतना का प्रभाव दिखलाने का प्रयास किया। मार्क्सवादी समीक्षों में डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान आदि उल्लेखनीय हैं। इस क्षेत्र में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना की भी नाम उल्लेखनीय है। फिर है नई समीक्षा। तो गद्य साहित्य के व्यापक विकास में फलस्वरूप आलोचना के विविध आयाम प्रकाश में आने लगे। 7वें दशक में नई आलोचना जैसा नाम प्रचलित हुआ।
अब नया आलोचक रचना की आंतरिक संगति पर ध्यान देकर के उसे अंग की अन्य अंगों के साथ अनुबद्धता को परखने की चेष्टा करने लगा है। तो ऐसे समीक्षाकारों में डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर जगदीश जोशी और गंगा प्रसाद विमल आदि के नाम महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्होंने नई कहानी, कविता, नए उपन्यास, समकालीन जीवन तथा युग बोध को आधार बना करके नए ढंग की प्रस्तुत की। तो इसके अतिरिक्त प्रतीक, आलोचना, वार्षिकी तथा माध्यम जैसी पत्रिकाओं के द्वारा पुस्तकीय समीक्षाओं भी प्रकाशित होती जा रही है। तो इस तरह आज अति आधुनिकता के नशे में चूर हुआ नया आलोचक परंपरागत आलोचना के सिद्धांतों की अवहेलना करके एक नई दिशा स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। किंतु हमें अपने भारतीय परिवेश, सांस्कृतिक परंपराएं, सामाजिक आधार तथा जीवन मूल्यों को दृष्टिगत रखकर समीक्षा पद्धतियों को अपनाना होगा। प्रत्येक युग के मानदंड भिन्न होते हैं, पर यह जरूरी है कि वह मानदंड स्वस्थ हो, ठोस हो, वैज्ञानिक, संतुलित होने चाहिए, जिससे किसी भी साहित्य का मूल्यांकन निर्बाध तथा युक्तियुक्त ढंग से हो सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज हिंदी समीक्षा बहुमुखी एवं विविध रूपी हो गई है। इनमें अनेक धाराओं में विकसित भी हो रही है।